हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एल्क और शिनोबू किसी के घर में रहते हैं और वहाँ पे शिनोबू काफ़ी सारी वाइन पी रही रहती हैं। तभी एक लेडी पूछने लगती है शिनोबू से कि वो ठीक तो है ना। तो फिर एल्क कहता है शिनोबू पूरी तरीके से ठीक है मेरिंडा। और फिर शिनोबू उठती है और कहने लगती है मेलिंडा ये तुम्हारे हाथों में क्या है। फिर हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसको दे देती है वो खाने के लिए। शिनोबू से लेके काफ़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है ये जगह काफ़ी अच्छी है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और वो लोग सबकी मदद भी करना चाहते हैं। मेरिंडा कहने लगती है ये सब कुछ उनके एम्परर लिंडवॉर्म की वजह से हो रहा है क्योंकि वो उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। शिनोबू कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर वो यहाँ पे बार बार आना चाहेगी। आगे हमें दिखाया जाता है शिनोबू एक रूम के अंदर रहती है और कह रही रहती है उसने काफी खाना खा लिया, अब वो सोना चाहती है। एल्क भी कहने लगता है मेरिंडा से कि वो भी थक गया है और वो भी अब यहीं पे सोएगा। तो फिर मेरिंडा कहती है ठीक है, अगर तुम लोग को कोई भी चीज चाहिए हो तो तुम हमें बता सकते हो और तुम जब तक चाहो तब तक आराम कर सकते हो। लेकिन फिर मेलिंडा कहने लगती है कि अच्छा यही होगा कि तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ। तभी मेलिंडा की मदर उसे बुलाने लगती है तो फिर मेलिंडा वहाँ से थोड़ी घबरा के चली जाती है। एल्क को थोड़ा ये अजीब लगता है लेकिन फिर वो कहने लगता है अगर एम्पायर में लोग इतने ज्यादा खुश हैं तो भला वो 7 लाइट फेथ के साथ क्यों आना चाहेंगे। ये सुन के शिनोबू कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर एल्क कहने लगता है तुमने ऐसा क्यों किया और तुम क्या नशे में नहीं हो। तो फिर शिनोबू कहती है एक शिनोबी इतनी आसानी से नशे में नहीं चला जाता है। उसके बाद शिनोबू बताती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गलत है क्योंकि वो लोग जब से यहाँ पे आए हैं शिनोबू ने काफी सारी अलग अलग चीजों को नोटिस किया है। यहाँ के लोग जितने ज्यादा खुश दिखते हैं वो उतने ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, बल्कि वो लोग तो बहुत ही बुरी तरीके से भूखे हैं लेकिन उन्होंने फिर भी खाने को हाथ नहीं लगाया। एल्क कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। शिनोबू कहती है उसने नोटिस किया है उन लोगों के अंदर विटामिन की कमी हो रखी है जिसके कारण उनकी आंखों का कलर येलो हो गया है, साथ ही साथ उनकी स्किन भी पूरी तरीके से ड्राई हो गई है। और अगर अभी भी एल्क चाहे तो शिनोबू उसे सबूत दिखा सकती है। उसके बाद वो ले आती है एल्क को अपने साथ एक जगह पे और बताती है कि वो यहाँ पे आई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए और उसने यहाँ के सारे छुपे हुए रास्तों का पता लगा लिया। और फिर वो एल्क से कहती है कि वो बस डर न जाए इन सभी चीजों को देख के। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारी ह्यूमन बॉडीज पड़ी रहती हैं जिनके अंदर से ब्लड निकल रहा रहता है। एल्क कहने लगता है तो वो लोग यहाँ पे आने वाले विजिटर को पहले खाना खिलाते हैं और उनके सोने के बाद उन्हें मार के लूट लेते हैं। शिनोबू कहती है नहीं, बस इतना ही नहीं बल्कि वो लोग उन्हें खा तक जाते हैं। उसके बाद हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आई हुई है सिल्वर नाइट जीन और इसीलिए सभी लोग अपने घर से बाहर निकले और उन्हें ग्रीटिंग दें। सभी लोग काफी अच्छे से ग्रीटिंग्स देते हैं जैसे उन्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो इस चीज की। और ये सब कुछ एल्क और शिनोबू छुप के देख रहे रहते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता। फिर वो नाइट उन्हें काफी ध्यान से देखने लगता है और कहता है तुम सभी इस इंस्पेक्शन में पास होते हो और अब तुम अपने घर जा सकते हो। मेरिंडा और मेलिंडा भी जब जाने लगती हैं तो फिर वो नाइट उन्हें रोक के कहता है कि तुम्हारी जो बेटी है उसके कपड़ों के ऊपर डस्ट लगी हुई है। ये सुन के मेलिंडा काफी ज्यादा चौंक जाती है और मेरिंडा भी ये सुन के काफी घबरा जाती है। तभी जो सिल्वर नाइट रहती है वो कहने लगती है जो भी लिंडवॉर्म एम्पायर के अंदर रहते हैं उन्हें कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना होता है और तुम्हें इस गलती की सजा दी जाएगी। मेलिंडा ये सुन के काफी डर जाती है और रोने लगती है। वो लोग मेलिंडा को पकड़ के जमीन पे गिरा देते हैं और जो मेरिंडा रहती है वो कहने लगती है वो उसकी बेटी है और एक मदर की गलती होती है अगर उसकी बेटी से कोई गलती हो तो। तभी वो सिल्वर नाइट कहने लगती है तुम्हें हमेशा हंसते रहना होगा ताकि तुम एम्परर को अपना शुक्रिया अदा कर सको। ये सुन के मेलिंडा भी हंसना शुरू कर देती है और एक सोल्जर एक विप की मदद से मेलिंडा को मारना शुरू कर देता है जिसके कारण मेलिंडा को काफी दर्द हो रहा रहता है। ये सब कुछ देख के एल कहने लगता है इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कपड़े पे डस्ट थे, हमें उसे बचाना होगा। तो फिर शिनोबू कहती है क्या तुम उन्हें बचाना चाहते हो जो कि हमें मार के खाना चाहते थे। एल्क कहता है नहीं, मेलिंडा उनसे अलग है। मेलिंडा ने उन्हें वार्न करने की कोशिश की थी कि वो यहाँ से चले जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है मेलिंडा दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी रहती है। शिनोबू कहती है अगर तुमने जो कहा वो सही है तो फिर हम उसकी मदद करेंगे और तुम्हें मेरे प्लान को फॉलो करना होगा। जिसके बाद शिनोबू सामने चली जाती है और उसके बाद वो अपना शुरिकेन दिखाते हुए कहती है क्या तुम लोग चाहते हो मुझसे लड़ना। और जो सिल्वर नाइट रहती है वो शिनोबू को देख के थोड़ी सी हैरान होती है क्योंकि उसके हाथों में जो वेपन था उसे शुरिकेन कहते हैं जो कि एक शिनोबी का वेपन रहता है और शिनोबी काफी खतरनाक होते हैं। आगे वो कहती है कि भले ही तुम एक शिनोबी हो लेकिन
लेकिन हम लोग यहाँ पे तुमसे काफी ज्यादा हैं। तो फिर शिनोबू कहती है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची को बचाने के लिए आई है, और अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो बिना लड़े ही सरेंडर कर देगी, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर शिनोबू कम से कम आधे लोगों को तो मार ही देगी, जिनमें वो भी शामिल है। तो फिर वो सिल्वर नाइट शिनोबू की बात को मान लेती है और शिनोबू अपने हथियारों को नीचे गिरा देती है। एल्क ये सब कुछ देख रहा रहता है और शिनोबू से मन में ही कहता है अपना ख्याल रखने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिनोबू बताती है कि ये उसका प्लान है कि वो जाके सरेंडर करेगी और इन्फॉर्मेशन निकालेगी, और एल्क इन सभी चीजों के बारे में बता दे सुकासा को। साथ ही साथ एल्क को चिंता भी हो रही रहती है शिनोबू की। आगे हमें दिखाया जाता है शिनोबू कहीं पे लटकी हुई रहती है और सोच रही रहती है। उसे लगा था कि वो लोग उसे एम्परर के पास ले जाएंगे, लेकिन वो लोग उसे यहाँ ले आए। खैर वो फिर भी यहाँ से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो निकाल ही सकती है। तभी वहाँ पे वो सिल्वर नाइट आ जाती है और फिर शिनोबू कहने लगती है भले ही मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक शिनोबी हूँ। दूसरी तरफ हमें एल्क को दिखाया जाता है जो कि खड़ा रहता है और मिरांडा उसे शुक्रिया कह रही रहती है उसकी बेटी को बचाने के लिए। एल्क कहता है तुम अभी हमें शुक्रिया कह रही हो, इससे पहले तो तुम हमें मार के खाने का सोच रही थी ना। ये सुन के मिरांडा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर एल्क कहने लगता है कि तुम आखिर ऐसा कर भी कैसे सकती हो। मिरांडा उसे सॉरी कहती है तो फिर एल्क कहता है आज से पहले पता है तुमने कितने सारे लोगों को इसी तरीके से खा लिया होगा, है ना। तो फिर मिरांडा उससे सॉरी कहते हुए कहती है उनके पास और कोई चारा नहीं था। आज से कुछ साल पहले उनका गांव कोकोनोनो विलेज एक काफी ज्यादा कम डेवलप विलेज था, लेकिन वहाँ के लोग काफी खुश रहते थे। लेकिन फिर वहाँ पे आ गया एम्पायर और उन्होंने वहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया, लेकिन उसमें उनकी सारी जमीन चली गई। साथ ही साथ उनको यहाँ की जो मेंटेनेंस है उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसके कारण उनके पास बिल्कुल भी पैसे या जमीन नहीं बची है। उन्होंने हर खाने वाली चीज को खा लिया, लेकिन अब उनकी भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिसके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था। एल्क ये सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और उदास भी। दूसरी तरफ हमें वापस से शिनोबू को दिखाया जाता है, जिससे वो सिल्वर नाइट कह रही रहती है उस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुन के शिनोबू कहती है आखिर तुम हो कौन। तो फिर वो सिल्वर नाइट बताती है उसका नाम है जीन और वो एजर ब्रिगेड के अंदर है, जो कि ब्लूम हार्ट के अंदर काम करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गुस्टाफ को दिखाया जाता है जो कि कह रहा रहता है एम्परर की सोने की मूर्ति को तो देखो, ये कितनी अच्छी दिख रही है, चलो ऐसी और 4 मूर्तियां बनाते हैं। ये सुन के एक दूसरा आदमी कहने लगता है लेकिन गुस्टाफ, हमने एक ही मूर्ति बनाने में इतना ज्यादा टैक्स लिया कि यहाँ के लोग काफी बुरी हालत में पहुंच गए। उन्होंने तो ये भी सुना है कि वो लोग अब इंसानों को मार के खाना शुरू कर दिए हैं। गुस्टाफ कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सोल्जर का काम रहता है कि वो एम्परर को हमेशा प्रोटेक्ट करे और आम इंसानों का काम रहता है कि वो अपने एम्परर के लिए मरे। गुस्टाफ की इस तरह की बातों को सुन के वो दूसरा आदमी काफी हैरान होता है। उसके बाद गुस्टाफ कहता है ऑस्कर बताओ क्या हुआ, क्या तुमने उन सभी रेबेलियन को खत्म कर दिया। ऑस्कर कहता है नहीं, जैसे ही विंटर खत्म होगा वैसे ही मार्किस आर्काइल और बकवॉल्ट की सेना तुरंत ही फेंडोल्फ के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देगी। ये सुन के गुस्टाफ कहता है क्या कहा तुमने विंटर तक, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे घटिया लोग मेरे एम्परर की जमीन के ऊपर उतने टाइम तक रहेंगे। ऑस्कर ये सब कुछ देख के काफी हैरान रहता है, क्योंकि जो मार्किस गुस्टाफ रहता है वो अपने सर को पटक पटक के पूरा खून से लाल कर लेता है। जिसके बाद गुस्टाफ कहता है अब वक्त आ गया है उसको इस्तेमाल करने का। जिसके बाद हमें एक स्पीयर को दिखाया जाता है जो कि जंजीरों से बंधा रहता है और चमक रहा रहता है। गुस्टाफ उसे पकड़ लेता है और फिर कहता है अब वक्त आ गया है हेवेंस फ्लेम को इस्तेमाल करने का। फिर हमें लीरुल को दिखाया जाता है जो कि कैंडल्स लगा रही रहती है। तभी उसे अचानक से उसके दिमाग के अंदर आवाजें सुनाई देने लगती है कि जो 7 लाइट फेथ के हीरोज हैं उनके ऊपर खतरा आने वाला है और वो उनके पास जाए और उन्हें गाइड करे। फिर हमें गुस्टाफ को दिखाया जाता है जो कि उस हेवेंस फ्लेम के स्पीयर को लॉन्च कर देता है और वहां से वो बहुत ही तेजी से जाने लगता है। जो लीरुल रहती है उसे वापस से आवाजें सुनाई देती है और लोग मदद के लिए उसे बुला रहे रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है सुकासा को, जिसे आई रहती है कॉल रिंगो की। रिंगो बताती है कि जो गुस्टाफ है उसकी तरफ से कोई चीज फेंडोल्फ की ओर आ रही है, वो भी बहुत ही तेजी के साथ। वो बियर कहने लगता है ये जरूर किसी तरह का हमला होगा। रिंगो कहती है क्या उन्हें अब अपनी एंटी एयर मिसाइल्स को शुरू करना चाहिए। सुकासा कहता है हाँ उन्हें अब कर देना चाहिए। जिसके बाद मेयर कहने लगते हैं अब वो लोग क्या करेंगे, लगता है ये हेवेंस फ्लेम है। सुकासा कहता है उसने काफी ज्यादा हेवेंस फ्लेम के बारे में पता किया है, ये एक एक्सप्लोजन नहीं करता है, ये चारों ओर आग लगा देता है। रिंगो तभी कहती है कि अब वो लोग शुरू करने जा रहे हैं एंटी एयर सिस्टम को। जिसके बाद वहां से काफी सारी मिसाइलें निकल के जाने लगती हैं आसमान के
अंदर हेवेंस फ्लेम भी उनके सामने से ही आ रही रहती है और उसके बाद हेवेंस फ्लेम से वो सारी की सारी मिसाइल्स टकराती हैं और धमाका होता है। लेकिन हेवेंस फ्लेम इतने से भी नहीं रुकती है। रिंगो कहती है इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। सुकासा कहता है क्या तुम उसकी ट्राजेक्टरी को बदल सकती हो, क्योंकि अगर वो यहाँ पे नहीं गिरेगा तो इससे काफी ज्यादा कम तबाही होगी। रिंगो कहती है ठीक है, वो कोशिश करती है। उसके बाद वो 2 और मिसाइल्स को लॉन्च कर देती है जो कि जाके सीधा हेवेंस फ्लेम की डायरेक्शन को बदलने के लिए उसके अगल बगल जाके फट जाती है। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता है और हेवेंस फ्लेम आगे ही बढ़ रही रहती है। रिंगो फिर एक और मिसाइल को फायर करती है जो कि हेवेंस फ्लेम को लगने ही आली रहती है, लेकिन तभी वो अचानक से हवा में ही अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। रिंगो ये देख के काफी हैरान रहती है और सुकासा को भी पता चल जाता है कि रिंगो हेवेंस फ्लेम की ट्राजेक्टरी को चेंज नहीं कर पाई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है और अगर आप लोग हमें मोटिवेट करना या सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप हमसे वॉइस चैट से भी बातें कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि डिस्कॉर्ड को कैसे यूज़ करते हैं तो उसकी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो फिर हम लोग आपसे जल्दी मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ।